नमस्कार, मेरा नाम बनज्योत है। द वायर में आपका स्वागत है। मई 3 से भारत का एक सुदूर पूर्वोत्तर छोटा सा राज्य मणिपुर दंगों की आग में झुलस रहा है और अब इस आग में झुलसते झुलसते करीब 2 महीने पूरे होने वाले हैं। भारत ने अपने 75 साल के आज़ाद इतिहास में कई तरह के दंगे देखे, पर संभवतः ये एक विरला ऐसा दंगा है जो कि 2 महीनों से चल रहा है और ये उस राज्य में चल रहा है जिस राज्य में उसी पार्टी का शासन है जिसका शासन केंद्र में भी है। आपने पिछले 2 महीनों में लगभग इन दंगों पर विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें देखी, पढ़ी या सुनी होंगी। आपने ये भी पढ़ा होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर का एक 3 दिवसीय दौरा मई के आखिरी हफ्ते में किया। द वायर की एक टीम जिसमें मेरे साथी याकूत अली थे, उस टीम ने भी इस राज्य के 4 डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा किया। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स के हम उन सुदूर गांवों में गए जहां की रिलीफ कैंप्स बसे हुए थे। इन रिलीफ कैंप्स में आखिर रह कौन रहा है? इन करीब 300-350 रिलीफ कैंप्स में 60,000 से अधिक वो लोग रह रहे हैं जिनके घर इस दंगों में जल के पूरे तरीके से खाक हो गए। जैसा कि आप जानते होंगे कि यह दंगे मुख्यतः मणिपुर की 2 कम्युनिटीज़ के बीच हो रहे हैं, मैतीस और कुकीज़। आज की तारीख में इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। वो डिफरेंसेस कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और नाना प्रकार के हैं। पर इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद एक ऐसी बात है जो इन्हें एक ही धरातल पर लाके मिला देती है, और वह बात है इनका भविष्य और इनका वर्तमान पूरे तरीके से इन दंगों में झुलस जाना। जब हमने उन लोगों की बातें उन रिलीफ कैंप्स में सुनी और जब उन बातों का मिलान हम दिल्ली से जो सरकारी बयानात जारी किए जाते हैं, जब उन बातों की तुलना हम उन बयानात से करते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि आखिर क्या ये दोनों घटनाएं एक ही देश में हो रही हैं, क्योंकि जो लोगों का दर्द है और जो सरकारी बयान है उनका दूर दूर तक कोई तारतम्य नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात समझने लायक है वो ये है कि हम जिन भी रिलीफ कैंप्स में गए उनमें एक ही तरह के लोग थे। यानी कि अगर किसी एक रिलीफ कैंप में मैती समुदाय के लोग हैं तो वहाँ सिर्फ मैती समुदाय के लोग थे, और यदि सिर्फ कुकी समुदाय के लोग हैं तो वहाँ सिर्फ कुकी समुदाय के लोग थे। ये ज़्यादातर कैंप्स कम्युनिटी के भरोसे ही चल रहे थे। उनमें सरकारी सपोर्ट हमने उस टाइम पे पाया कि लगभग ना के बराबर या बिल्कुल नहीं है। मैती कम्युनिटीज़ के कैंप को मैती के लोग किस सब तरह के सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे, इसी तरह कुकी कम्युनिटी के कैंप्स को कुकी लोग और चर्च फाइनेंशियल और दूसरे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। सरकार का सपोर्ट इन सारे कैंप्स में लगभग गायब मिला। अब हम आपको कुछ वो कहानियाँ सुनाते हैं जो हमें इन रिलीफ कैंप्स में सुनने को मिली। हमारी मुलाकात मेमचा नामक एक मैती महिला से काकचिंग जिले के एक कैंप में हुई। मेमचा लगभग 50 वर्षीय हैं और वह हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की मरीज़ हैं। मेमचा का घर रातों रात दंगाइयों ने जला दिया। पर घर जलाने का मतलब क्या सिर्फ घर जलाना था? नहीं, उनके लिए घर जलने का मतलब ये था कि घर के साथ उनकी जो रोज़गार का एकमात्र ज़रिया था, एक सिलाई मशीन, वो भी जल गई। अब उनको अपनी बेटी का और अपना पालन पोषण करना है, उन्हें अपने लिए दवाइयों का इंतज़ाम करना है। पर वो ये कैसे करें, क्योंकि ना तो अब सर पे छत है और ना ही कमाने का ज़रिया। फ़िलहाल वह एक कैंप में जो कि एक स्कूल में चल रहा है उसमें शरण लिए हुए हैं, और हमसे बात करते हुए कहते हैं कि उनके पास अब उनकी दवाइयाँ मात्र 10 दिन की शेष रह गई थी। उन्हें नहीं पता कि अब आगे की दवाइयाँ कैसे आएंगी
जबकि खाने के लिए ही पैसे नहीं हैं। पर ये कहानी सिर्फ मेमचा की नहीं है। इसी तरह हमारी मुलाकात टी बिसोका नामक एक महिला से उसी कैंप में हुई। उनका कहना था कि जो घर उनका जला, उस घर में उनके परिवार के अलावा 20 बत्तखें, 10 सूअर और 2 गायें रहती थी, और ये सब उनके लिए कमाई का स्रोत थी। उनका एक बच्चा है और उनका अब ये कहना है कि अब उनके पास न कमाई का कोई स्रोत बचा है, उनकी एक छोटी दुकान भी जल गई है, तो अब उस बच्चे की पढ़ाई वो आगे कैसी कराएंगे। इसी तरह हमारी मुलाकात लॉन्गजम्प बसंता मेतेई नामक एक 50 वर्षीय पुरुष से इम्फाल ईस्ट के एक कैंप में हुई। लॉन्गजम्प एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और उनकी एक अपनी छोटी सी दुकान भी थी। एक रात को दंगाइयों ने उनका घर जला दिया, उनकी दुकान जला दी और वो स्कूल भी जला दिया जहां वो पढ़ाते थे। न सिर्फ उनका घर उजड़ गया, बल्कि उनके कमाने के सारे स्रोत भी चले गए। उनके 3 बेटे हैं, एक बेटा इम्फाल में पढ़ता है, एक बेटा बेंगलोर में पढ़ता है और एक बेटा उनके साथ उनके गांव में पढ़ता था। अब वो कहते हैं कि उन्हें चिंता इस बात की है कि क्या वह एक फेल्ड पिता बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब बच्चों के पढ़ाने का कोई भी साधन सामने नज़र नहीं आ रहा है। और इस तरह की बातें करते हुए ये सारे अडल्ट लोग जो कि 40, 50, 60 और 70 साल के थे, 5 साल के बच्चों की तरह हमारे सामने रो पड़ते हैं। इसी तरह हमारी मुलाकात 40 वर्षीय हिंगा नामक एक महिला से एक कुकी कैंप में कांगपोपकी डिस्ट्रिक्ट में हुई। वो जिस कैंप में शरण लिए हुए थी, उससे उनका घर करीब 70 किलोमीटर दूर था। उन्होंने हमें बताया कि जब उन्हें उनका घर जलने की नौबत आ गई तो उनके गांव के सारे लोग वहां से भाग निकले रात में। पर उस कैंप तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने पहाड़ और जंगल नापे और उस कैंप तक पहुंचने में करीब 2 दिन का समय उनको और उनके गांव के दूसरे लोगों को लगा। उन्होंने बताया कि वो 2 रातें जो उन्होंने जंगल में गुजारी थी वो भयावह थी। वो भयावह इसलिए थी क्योंकि जंगल के रास्ते रात में एक तो डरावने थे और महिलाएं खासकर इतने दर्द और पीड़ा में थीं कि वह अनायास ही रो पड़ती थी। और पुरुषों को डर ये था कि यदि उनकी रोने की आवाज़ उन दंगाइयों तक पहुंच गई तो वह दंगाई जंगल में ही उन पर हमला कर देंगे। ये बताते हुए हिंसा हमसे कहती हैं कि उनका एक बेटा स्कूल में पढ़ता है और वह एक फार्म लेबरर है। जिस टाइम वो कैंप में शरण लिए हुए थी, उस टाइम वो कहती हैं कि अदरक और बाकी खेती उस टाइम पे वो सामान्यतः कर रही होती थी। अब न तो खेती होगी, न घर बचा है, और इसलिए उन्हें नहीं पता कि उनके आगे का भविष्य क्या होगा। इन सारे लोगों को अगर नॉर्मैलिटी की परिभाषा समझाई जाएगी तो वो क्या परिभाषा होगी? एक स्टेट के अनुसार नॉर्मैलिटी का मतलब शायद ये है कि जो वायलेंस चल रहा है वो रुक जाए और लॉ एंड ऑर्डर सामान्य हो जाए। पर ये लोग जिनके घर चले गए, जिनके कमाने का जरिया चला गया और जिन्हें अब अपना भविष्य पूरी तरीके से अंधकार में नज़र आ रहा है, क्या इनकी भी नॉर्मैलिटी की यही परिभाषा होगी? शायद नहीं। केंद्र सरकार ने अब एक पैकेज का ऐलान किया है करीब 101 करोड़ रुपए का। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि हो सकता है एक दूसरे रिहैबिलिटेशन पैकेज का भी ऐलान किया जाए, जिसके तहत ये सारे लोग जिनके घर जल गए हैं, इन्हें किसी प्रकार के प्री फैब्रिकेटेड मकान बना के दिए जाएंगे। पर क्या वो इतनी जल्दी हो जाएगा? और क्या प्री फैब्रिकेटेड मकान बना देने से इनका वो भविष्य वापस आ जाएगा जिसमें इनके कमाने का जरिया था और नाना प्रकार की चीज़ें थी? पर यह संकट सिर्फ यहीं तक नहीं था। हमारी मुलाकात ऐसी 2 महिलाओं से भी कैंप में हुई जिन्होंने दंगे शुरू होने के दौरान या उसके 5 दिन पहले ही अपने बच्चों को जन्म दिया। एक महिला ने हमें बताया, जो कि कांगपोपकी के एक स्कूल में जो कैंप बना दिया गया था वहाँ रह रही थी। उन्होंने हमें बताया कि जब वो जंगल से
कैंप की तरफ आ रही थी बाकी अपने गांव वालों के साथ, तो उनको लेबर पेन जंगल में ही शुरू हो गया। उन्हें ये अंदाज था और उनकी सास को भी ये अंदाज था कि ऐसा हो सकता है, पर गांव छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था क्योंकि उनके गांव पे दंगाइयों ने हमला कर दिया था। जब उन्हें जंगल में ही लेबर पेन शुरू हो गई तो उन्होंने हमसे बताया कि उनको ऐसा लगा कि अब वो नहीं बचेंगी, और आज यदि उनका बेटा और वो सलामत है तो उन्हें लगता है कि ये चमत्कार से कम नहीं है। पर उनके लिए ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत डरा देने वाला था। लेबर पेन शुरू हो जाने के बाद महिलाओं ने चादर से कवर करके एक ब्लेड का इस्तेमाल करके बच्चे को उम्बिलिकल कॉर्ड से अलग किया, पर हालात इतने बुरे थे कि वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी जिससे कि माँ को साफ किया जा सके। किसी तरह उनको उसी हालत में 2 पुरुष जंगल से उतार के नीचे लाए और एक नागा गांव में पहुँचे। नागा गांव में वहाँ के लोगों ने पानी दिया और महिला को किसी तरह राहत उत्पन्न कराई गई। उसके बाद उस नागा गांव में कुछ दिन रहने के बाद फिर एक यात्रा शुरू हुई उसी दिन रात को, और उसके बाद वो लोग उस कैंप में पहुँचे जहाँ हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। उन्हीं के बगल में एक महिला और बैठी थी जिनके बच्चे का जन्म दंगे शुरू होने के 5 दिन पहले हुआ था। वो अपने बच्चे को दिखाते हुए हमसे कहती हैं कि उनका बच्चा अब इस कैंप में निरंतर बीमार रह रहा था। ये याद रखिए कि ये जितने भी कैंप्स हमने विज़िट किए वो कैंप्स या तो स्कूल थे या कोई कम्युनिटी हॉल थे। ज़्यादातर कैंप्स में इस भीषण गर्मी में पंखे भी नहीं थे, और स्वाभाविक सी बात है कि क्रैम्प्ड तरीके से लोग रखे गए थे। कम्युनिटीज़ इतना ज़रूर अश्योर कर पा रही थी लिमिटेड संसाधनों के बीच कि कैंप में रह रहे उन लोगों को 2 वक्त का खाना और सर पे छत दी जाए, पर इसके अलावा बिना किसी सरकारी सपोर्ट के उनको और कोई भी सुविधा पहुंचा पाना कम्युनिटीज़ के लिए भी लगभग नामुमकिन था। ये महिला जो अपने बच्चे की बात कर रही थी हमसे बताती हैं कि उस कैंप में गर्मी के कारण बच्चे ने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया है, और उस गर्मी के कारण ही संभवतः उस बच्चे के मुंह में ब्लिस्टर्स उत्पन्न हो गए। वो बच्चा निरंतर बीमार रह रहा था और उसका हॉस्पिटल में इलाज कराने के बावजूद, जो कि एक कैंप के ही नज़दीक स्थित था, बच्चे की हालत में कोई सुधार नहीं था। वो अपनी कहानी बताते हुए कहती हैं कि जिस रात उनको अचानक से गांव छोड़ के भागना पड़ा, उनके टाँके कटे भी नहीं थे, और जब वो भाग रही थी तो वो टाँके फट गए जिसकी वजह से ब्लीडिंग शुरू हो गई। इस तरह की पर ये मुसीबतें यहीं ख़त्म नहीं होती। मणिपुर के आम जन के बीच, चाहे वो मैती समुदाय का है चाहे वो कुकी समुदाय का है, सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रति एक भीषण डिस्ट्रस्ट उत्पन्न हो चुका है। कुकी समुदाय के लोगों का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने खड़े खड़े उनके घर दंगाइयों ने जला डाले, और मैती समुदाय के लोगों का भी लगभग ऐसा ही कहना है। हमारी मुलाकात मांग होकिप नामक एक 40 वर्षीय पुरुष से चूरा चांदपुर के एक चर्च में, जिसको कि कैंप बना दिया गया था, वहाँ हुई। उनका कहना था कि आराम से दंगाई रात में आए और देखते ही देखते घर जला दिया। तब जबकि वो सारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ तैनात थी, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाने की भी कोशिश की पर कोई नहीं आया। उनका कहना है कि ऐसी सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या फ़ायदा जो उन्हें और उनके घर को ना बचा सके। इससे तो बेहतर है कि आम लोगों के हाथ में ही सरकार हथियार दे दे और वह अपनी रक्षा खुद ही करना शुरू कर दें। इसी प्रकार कांगपोकी के एक स्कूल में बने कैंप में रहने वाले एक पेस्टर ने हमसे कहा कि उन्होंने करीब 20 साल की अपनी सेविंग्स लगा के अपना इम्फाल में एक घर बनाया था। जब दंगाई आए तो झटके में उनकी 20 साल की सेविंग्स पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि आप अपना घर दोबारा बना पाएंगे, तो उन्होंने नज़रें झुकाते हुए कहा कि नहीं। वो पेशे से एक पेस्टर हैं, उनकी पत्नी एक नर्स हैं, और उनका कहना है कि अब उन्हें कभी नहीं लगता कि उनका अपना एक घर हो पाएगा। पर यदि ये सारी कहानियाँ आपको सुन के लगता है
कि गांव में रहने वाले लोगों को ही इन दंगों का दंश झेलना पड़ा तो ऐसा गलत होगा। लगभग हर सर्विसेज सेक्टर और बिजनेस में लगे हुए आदमी जो कि शहरों में बसा है, उन्हें भी भारी नुकसान इन दंगों में झेलना पड़ा। और यही नहीं, कई मंत्री, कई सांसद, कई एमएलए, यहाँ तक कि भारत सरकार के मंत्री का भी घर इम्फाल में जला दिया गया। पर इस सारे नुकसान के अलावा कुछ ऐसे नुकसान हुए जो हमें नुकसान की श्रेणी में शायद नहीं लगेंगे, पर जब हम उन्हें टटोलना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये लॉन्ग टर्म नुकसान है। 14 जून को इम्फाल एयरपोर्ट से हेंचा किपगेन नामक पैस्टर ने द वायर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा वह कुकी समुदाय से आते हैं। उन्होंने कहा कि वह पिछले 3 दिन से इम्फाल एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। वह इम्फाल एयरपोर्ट पे इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि उन्हें इम्फाल एयरपोर्ट से निकल के मोरे नामक एक डिस्ट्रिक्ट में जाना था, पर उन्हें मोरे तक का डिस्टेंस कवर करने के लिए कई सारे मैती इलाकों से भी निकलना था। पर ये हालात तब के थे जब कोई भी कुकी समुदाय का आदमी भूल से भी मैती समुदाय वाले डोमिनेटेड एरियाज़ में नहीं जाएगा और कोई भी मैती समुदाय का आदमी कुकी समुदाय वाले डोमिनेटेड एरियाज़ में नहीं जाएगा। ये लगभग ऐसे 2 देशों की बॉर्डर वाली स्थिति थी जहाँ से एक देश का आदमी दूसरे देश में जाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना था कि यदि वो जाएंगे तो वो मार दिए जाएंगे। हमसे किपगेन ने बताया कि वो 3 दिन से एयरपोर्ट पे फंसे हैं और एक बार उन्होंने इम्फाल से मोरे, जो कि हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की गई थी, उसका इस्तेमाल करके भी मोरे पहुंचने की कोशिश की, पर ख़राब वेदर की वजह से वो हेलीकॉप्टर वापस इम्फाल आ गया और वो वहीं पे एयरपोर्ट पे ही अटक गए। जब उन्होंने अपने लिए इस संकट को दूर करने का प्रयास किया तो उन्हें ये बताया गया कि इम्फाल एयरपोर्ट पे ही तैनात एक CISF महिला कुकी समुदाय की है। उस CISF महिला ऑफिसर का घर इम्फाल एयरपोर्ट के प्रेमिसेस पे ही था, तो उन्हें लगा कि वह उनके घर में कुछ दिन तक रह सकते हैं। वह 2 रात रुके भी, पर एक रात अचानक से महिलाओं के एक मॉब ने इम्फाल एयरपोर्ट पे हमला कर दिया और वह इतना डर गए कि उन्होंने ये निश्चय किया कि वह अगले ही दिन फ़्लाइट लेके आइजवाल चले जाएंगे। पर वो अकेले नहीं गए। वो CISF महिला जो कि कुकी समुदाय की थी और एयरपोर्ट पे सुरक्षा के लिए तैनात थी, उनका कहना था कि उन महिला ऑफिसर्स को भी उनके सुपीरियर्स ने ये सलाह दी थी कि अब वह एयरपोर्ट उनके लिए सेफ़ नहीं था। इसलिए इस पैस्टर दंपत्ति के साथ उस CISF महिला ऑफिसर को भी आइजवाल छुट्टी पे रवाना कर दिया गया। ये एक बड़ा अजीब वाक़या है, क्योंकि वह लोग जिन पे सुरक्षा की जिम्मेदारी है वह ही इतने असुरक्षित हो गए, और वो भी एयरपोर्ट जैसी जगह पे, कि उन्हें छुट्टी लेके आइजवाल जाने को कह दिया गया। पर इस तरह का प्रभाव अलग अलग सर्विस सेक्टर्स में मिला, हेल्थ को मिला के। चूराचांदपुर जो कि एक कुकी डोमिनेटेड एरिया है, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ करीब 13 मैतेई डॉक्टर काम करते थे। जब से ये हिंसा शुरू हुई तब से उन मैतेई डॉक्टर्स ने वहाँ आना बंद कर दिया। द वायर की टीम जब मई के आखिरी हफ्ते में चूराचांदपुर पहुंची थी और इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गई थी, तो वहाँ एक भी मैतेई डॉक्टर से हमारा सामना नहीं हुआ, और उन डॉक्टर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि उनका ट्रांसफ़र वैसे एरियाज़ में कर दिया जाए जहाँ की मैतेई पॉपुलेशन डोमिनेंट है। अब स्वाभाविक सी बात है, यदि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के इतने सारे डॉक्टर्स अचानक से उस अस्पताल को छोड़ देंगे तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी। पर चूराचांदपुर का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इकलौता उदाहरण नहीं था। कई डॉक्टर्स ने पूरे राज्य में वैसी जगह पे ट्रांसफ़र ले लिए जहाँ की उनके कम्युनिटी के लोग डोमिनेंट थे। स्वास्थ्य सेवा सिर्फ यहीं तक प्रभावित नहीं हुई। चूराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक सीनियर अधिकारी ने हमें बताया कि कुछ दिन पहले तक वहाँ दवाओं की भारी किल्लत थी। जिस दिन हमने उनसे फ़ोन में जून के मध्य में बात की, उन्होंने कहा कुछ दवाइयाँ तो आई हैं, फिर भी काफ़ी दिक्कत का सामना उन्हें अस्पताल को चलाने में करना पड़ रहा था, क्योंकि दवाइयों की पूर्ति नहीं हो रही थी।
उन्होंने कहा कि जब अस्पताल सरकार से दवाइयों की मांग करता है तो सरकार ये कहती है कि दवाइयाँ आते आते रास्ते में जो ब्लॉकेड्स बने हुए हैं इम्फाल से चूरा चांदपुर तक, वो ब्लॉकेड्स, वो मॉब्स उन दवाइयों को लूट लेंगे और इसलिए वो दवाइयाँ उस अस्पताल तक नहीं पहुँच पाएंगी, और ये कहकर सरकार दवाइयाँ नहीं उपलब्ध करा रही। दवाइयों की कमी है, डॉक्टर्स ने ट्रांसफ़र ले लिए। स्वाभाविक सी बात है कि इससे रूटीन हेल्थ केयर तो प्रभावित होगी ही। ये तब की बात है जबकि वहाँ दंगे चल रहे थे और दंगों के भी कई मरीज उन अस्पतालों में आ रहे थे। द वायर की टीम जिस दिन चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा कर रही थी, उन 3 घंटों के दौरान ही 2 मरीज जो कि दंगों में घायल हुए थे उस अस्पताल में पहुंचे थे। एक मरीज बम धमाके में घायल हो गए थे और दूसरे मरीज को टांग पर गोली लगी थी। नौकरीशुदा लोगों में डर सिर्फ हेल्थ सेक्टर तक कन्फाइंड नहीं था। सरकारी अमलों में काम करने वाले लोग भी बेहद डरे हुए थे। हमारे साथ एक मैती महिला जो कि मणिपुर सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करती हैं और एक कुकी डोमिनेटेड एरिया में पोस्टेड हैं, 2 दिन तक हमारे साथ घूमती रही। उन्होंने कहा कि कई कुकी लोग उनके कलीग्स थे, पर अब न सिर्फ उन्हें अपनी सर्विस ज्वाइन करने में डर लगता है, उन्हें इस बात का भी अंदेशा है कि अगर सब कुछ नॉर्मल हो भी गया तो क्या मन में जो दुराव आया है, जो पर्सनल ऑकवर्डनेस आई है, वो पूरी तरीके से दूर हो पाएगी। इसका उदाहरण हमें और दूसरी जगहों पे भी देखने को मिला। जब हम विभिन्न कैंप्स में जाते थे तो मैती समुदाय के कैंप्स में पूछते थे कि क्या उनके कुकी लोगों से संबंध थे और वो संबंध अब पुराने जैसे रहेंगे, और यही सवाल हम दूसरे कम्युनिटी के लोगों से भी करते थे। काकचिक के एक कैंप में हमें उषा रानी नामक एक महिला मिली। उनका गांव मैती लोगों का गांव था जो कि कुकी लोगों के गांव से बिल्कुल सटा हुआ था। उनका कहना था कि इन दंगों से पहले दोनों गांव के लोगों का एक दूसरे के घरों में आना जाना था। कई तरह के सोशल और रिलीजियस फंक्शंस पर लोग आते जाते थे और बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। जब मैंने उनसे सवाल किया कि जब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो क्या उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें दोबारा शुरू हो पाएंगी, उन्होंने कहा शुरू होना तो बहुत दूर की बात, यदि सरकार मेरी बात माने तो मेरा सरकार से ये आग्रह होगा कि दोनों गाँव के बीच एक ऐसी बड़ी दीवार खड़ी कर दी जाए ताकि एक गाँव के लोग दूसरे गाँव में ना आ जा सके। मैंने जब यही सवाल 60 साल के एक कुकी समुदाय के आदमी से कांगपोकी के एक कैंप में किया तो इसके पहले कि वो जवाब देते, उनके साथ बैठे हुए एक पास्टर ने कहा कि वह कभी भी अब मैती समुदाय के लोगों के नहीं मिल पाएंगे, पर उन्हें टोकते हुए ये 60 वर्षीय कुकी पुरुष बोलते हैं, फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स। उनका कहना था कि उनके मैती समुदाय के लोगों से बहुत अच्छे संबंध हैं और उन्होंने अपने मैती मित्र को फ़ोन करके ये कहा कि उनको अपने मैती लोगों को कंट्रोल में रखना चाहिए था। ये सुन के उनके मित्र ने उनसे सॉरी कहा और ये भी कहा कि उनका इतना ज़ोर नहीं है कि वो उन लोगों को काबू कर सके। जब मैंने उस कुकी पुरुष से सवाल किया कि क्या उन्हें भी इस बात का अफसोस है कि वह उन कुकी लोगों को नहीं काबू कर सके जो कि दंगों में शामिल थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हें भी इस बात का अफसोस है कि कई कुकी लोगों ने मैती समुदाय के लोगों के घरों को जला दिया। पर ये मन का दुराव सिर्फ एडल्ट्स में नहीं था, इससे बच्चे, खासकर स्टूडेंट्स बुरी तरीके से प्रभावित थे। हमारी मुलाकात आनी गांगटे नामक एक लड़की से हुई जो कि कांगपोकी के एक कम्युनिटी हॉल में रह रही थी जिसे कैंप में तब्दील कर दिया गया था। आनी बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। उनका घर इम्फाल में था। उनके पिता को एक मॉब ने मार डाला और सिर्फ मार नहीं डाला, जला भी डाला। आनी हमसे बात पहले नहीं कर रही थी और आनी की दादी हमें वो सारा किस्सा सुना रही थी कि कैसे उनके बेटे को मार दिया गया। आनी कोने में खड़ी थी। जब मैंने आनी से पूछा कि क्या वो बात करना चाहेंगी तो पहले वो चुप हो गई। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, धीरे से कहा कि वो बात कर सकती हैं। जब मैंने उनसे बात करना शुरू की
तो उन्होंने कहा कि पहले तो उनसे ये बात छुपाई गई कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, पर जब शाम होते होते उन्हें ये बात पता चली और घर में कुछ लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने ये कोशिश किया कि वो रोए नहीं। वो इसलिए नहीं रोना चाहती थी क्योंकि वो रोने में शाई फील करती थी, खासकर अपने बड़ों के सामने। पर ये बात कहते कहते आनी भबक के हमारे सामने रो पड़ी और उन्हीं माँ के सामने रोई जिनके सामने वो रोना नहीं चाहती थी। आनी को इस बात का तो गहरा सदमा था ही कि उनके पिता नहीं रहे, पर उन्हें इस बात का डर ज़्यादा था कि अब वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकती क्योंकि आनी के दादा दादी, मम्मी और 2 छोटे भाई बहन हैं। जब मणिपुर से हम लोग वापस आ गए तो आनी का मुझे एक मैसेज आया। आनी ने कहा कि वो अब अपनी पढ़ाई छोड़ देना चाहती हैं और किसी भी तरह एक नौकरी करना चाहती हैं। मैंने उनसे कैंप में पूछा था कि क्या अब वह मैती लोगों से दोबारा दोस्ती कर पाएंगी क्योंकि उनके मैती दोस्त थे, तो आनी ने कहा कभी नहीं। पर जब मैंने यही सवाल नाइगान ओलियाम नामक कक्षा 11वीं की एक छात्रा से किया जिससे हमारी मुलाकात कांगपोकी के एक दूसरे स्कूल जो कि कैंप में बदल दिया गया था वहाँ हुई, तो नाइगान का कहना था कि उनके तो मैती बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो भी अपने परिवार में बड़ी थी और उनके 2 छोटे भाई बहन थे। वह इम्फाल में अपनी आंट के साथ रह रही थी। उनके आंट कई घरों में काम करती थी और नाइगान एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। अंग्रेज़ी में वो बात करते हुए मुझसे कहती हैं, इफ़ आई डोंट स्टडी माई पेरेंट्स होप्स आर फिनिश्ड। जब मैंने नाइगान से पूछा कि वो अपने मैती फ्रेंड से क्या अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू करना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। और उन्होंने एक बात मुझसे कही, एज ए ह्यूमन बीइंग देयर विल बी सम टाइम पीस एंड सम टाइम वार। आनी और नाइगान की कहानी मिलती जुलती है, सिवाय इसके कि आनी ने अपने पिता को खो दिया। पर जहाँ एक तरफ हमने देखा कि एक बच्ची अब कभी भी मैती समुदाय के लोगों से बात नहीं करना चाहती, तो दूसरी बच्ची का कहना है कि नहीं, वो अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेगी। हमें इस तरह के उदाहरण मिले और हमने ये बताया आपको कि वो कौन से समुदाय के थे। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाया। दोनों ही समुदाय ने दोनों ही समुदायों को नुकसान पहुंचाया और इस तरह के गहरे ज़ख्म आम लोगों को हुए जिनका भरना अब बहुत ही मुश्किल है। इस बीच राज्य क्या कर रहा है? भारत के गृह मंत्री अमित शाह मई के आखिरी हफ्ते में मणिपुर होके आए। वह चूड़ाचांदपुर गए, वह कांगपोकपी गए और भी ज़िलों में गए। उन्होंने रिलीफ कैंप्स में रह रहे लोगों से मुलाकात की, जिसकी कुछ फ़ोटोज़ पब्लिक में रिलीज़ की गई। उन्होंने कुकी और मैती दोनों समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव से बात की। अब उनके दौरे को लगभग 1 महीना पूरा हो चुका है। इस दौरान द वायर ने उन लोगों से बात की जिनसे कि अमित शाह मिले थे, जिन रिप्रेजेंटेटिव से अमित शाह मिले थे। कुकी और मैती दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने हमसे कहा कि दे आर बिट्रेड बाय अमित शाह, यानी कि जो वादे अमित शाह ने उन मुलाकातों के दौरान राज्य में रहते हुए इन दोनों समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव से की थी, उसमें से एक भी वादा उन लोगों का कहना था कि पूरा नहीं हुआ। इस बाबत द वायर ने एक विस्तृत रिपोर्ट अपने वेबसाइट पर छापी है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। दोनों समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना था कि अमित शाह ने ये वादा किया था कि 10 से 15 दिन के अंदर वो दोबारा मणिपुर जाएंगे। वो नहीं गए। दोनों समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव्स का कहना था कि अमित शाह जी ने उनसे ये वादा किया था कि स्टेट में जल्दी नॉर्मलसी वापस आ जाएगी, पर अभी तो नॉर्मलसी आते हुए दूर दूर तक नहीं दिखती। फ़िलहाल स्टेट में वायलेंस का दौर थोड़ा सा थमा है, पर मूवमेंट अभी भी नॉर्मल नहीं है। वो ब्लॉकेड्स अभी जारी हैं, सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, इंडियन आर्मी के लिए भी। 2 दिन पहले इंडियन आर्मी ने ट्वीट करके एक पब्लिक अपील की कि महिलाएं जो कि ब्लॉकेड्स बना के नेशनल हाईवे पे खड़ी हैं, वह अपने ब्लॉकेड्स तोड़ दें ताकि आर्मी अपना काम कर सके। ये एक अजीब वाक़या था, क्योंकि सारी कसरत के बावजूद केंद्र और राज्य सरकार की आर्मी को
पब्लिक अपील करनी पड़ रही है कि आप हमें हमारा काम करने दें। वो ब्लॉकेड्स जो कि महिलाओं ने बनाए हैं वो ब्लॉकेड्स हट जाएं और आर्मी अपना काम कर सके। भविष्य के गर्त में मणिपुर के लिए क्या लिखा है ये कह पाना मुश्किल है। द वायर की टीम ने मणिपुर में जो दौरा किया और कई डिस्ट्रिक्ट्स और कई गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात की, उस बाबत कई रिपोर्ट्स अंग्रेज़ी में प्रकाशित की। उन सारी रिपोर्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। उन रिपोर्ट्स में ये सारी जानकारी विस्तृत रूप से प्रोवाइड कराई गई है। उम्मीद है आप उन रिपोर्ट्स को भी ज़रूर पढ़ेंगे। नमस्कार।